दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं नूतन मिश्रा जी, जो गोरखपुर आकाशवाणी में आरजे हैं। मैम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आपको नमस्कार और अपने सभी दर्शकों को नमस्कार और जयदीप पत्रिका के पाठकों को नमस्कार। जी मैम, 1987 से वर्तमान तक आप गोरखपुर के आकाशवाणी केंद्र में आप काम कर रहे हैं। जी ये अनुभव आपका कैसा, और कैसे आपकी ये कार्य की शुरुआत हुई, थोड़ा सा बताइए। जी। मैं शुरू में तो मेरे मैं नहीं जानती थी कि मैं रेडियो से जुड़ूंगी, ब्रॉडकास्टिंग में इतने इतना लंबा सफर तय करूंगी। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बचपन जहाँ मेरा गुजरा, तो हमारे घर का माहौल जो है वो सांस्कृतिक और साहित्यिक रहा है शुरू से। मेरे जी बाबा जी बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। जी जी इलाहाबाद से निकलता था अखबार, भारत, बिरला जी का अखबार था। तो उसमें बाबा मेरे वो थे, संपादक थे। तो बाबा भी लिखते पढ़ते थे, और हमारे घर उन दिनों बाबा जी के मित्रों में ये लोग थे, निराला जी, पंत जी, इन लोगों का आना जाना होता था। तो फिर पापा में वो चीज आया। पापा मेरे हास्य व्यंग्य के अच्छे लेखक रहे हैं। और फिर मम्मी हमारी जो थी वो गायकी से जुड़ी हुई थी। तो उनके अंदर गायकी का गुण था, वो फोक सिंगर थी। और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने फोक पर। देश विदेश भी गई, वहां भी गई। तो कुल मिलाकर के जो घर का माहौल था वो साहित्यिक था और सांस्कृतिक था, लोक परंपरा से जुड़ा हुआ था। तो ये माहौल मुझे शुरू से मिला। मैं रेडियो सुना करती थी उन दिनों बहुत, तब टीवी था नहीं। रेडियो में सुना करती थी, उस पे विश्व विद्यानिवास मिश्र जी का व्याख्यान उस पे आते थे, लोक परंपरा पे। वो मुझे बहुत पसंद था, तो वो मैं सुनती थी। और भी हिंदी साहित्य से जुड़ी, और तमाम उस समय रेडियो से वो आता था, हेलो फरमाइश जी कार्यक्रम, जी जी तो वो सुनती थी। तो मुझे लेकिन ये नहीं मालूम था कि मैं भी बड़ी होकर के इसी लाइन में आगे बढ़ूंगी, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता था। फिर मेरी शादी हो गई। जी 19 साल की मैं थी जब मेरी शादी हुई। उसके बाद से अचानक से ऐसे एक दिन आकाशवाणी से अनाउंसमेंट हुआ कि उद्घोषकों की आवश्यकता है। तो जी मैंने जी ऑडिशन दिया। जी ऑडिशन दिया तो उसमें मैं पास हो गई। ये 87 की बात है। तो उसमें मैं पास हो गई, फिर कुछ ट्रेनिंग वगैरह दिया गया, और उसके बाद से मैं करने लगी। तब से जो है ये धीरे 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 आगे बढ़ता गया। और चूंकि मेरा शौक था, तो इसमें मुझे सफलता मिलती गई और मेरी एक अलग पहचान बनती गई। जी मैम, आपने रेडियो का दौर भी देखा है, टेलीविजन का दौर भी देखा है, और सोशल मीडिया का दौर भी आप देख रहे हैं। जी। इस तीनों दौरों को आप कैसे देखते हैं? क्या अंतर है इनमें, और आज कितना बदल चुका है हमारा समाज? देखिए दीपक जी, बदला तो बहुत है। बदला तो बहुत है, और बदलाव जरूरी भी है। जी और एक जगह हम टिक करके नहीं रह सकते हैं। बदलाव तो बहुत जरूरी है, लेकिन रेडियो के लिए थोड़ा सा ये बदलाव मन को खलता है। क्योंकि रेडियो की लिसनिंग पहले जितनी थी, जी हम लोगों को आवाज के माध्यम से हमारे श्रोता पहचानते थे। जी जी एक बार ऐसे ही स्टूडियो में कुछ, मैं स्टूडियो से निकली बाहर, और वेटिंग रूम में कुछ लड़के ऐसे बैठे हुए थे। तो मैं किसी से बात कर रही थी, तो वो उठ के आए और बोले कि आप नूतन मिश्रा जी हैं। हमने कहा जी, आपको कैसे? तो बताया, मैं आपको हमेशा सुनता हूँ। तो वो चीज थी पहले, वो अब नहीं है। जी जी अभी भी लिसनिंग है। हमारे बहुत सारे ग्रामीण श्रोता सुनते हैं हमें, बराबर हमें फोन करते हैं। पहले पत्र लिखा करते थे, अब फोन करते हैं, फोन करके हमसे अपनी फरमाइशी प्रोग्राम्स को सुनते हैं। तो वो दौर था रेडियो का, जब और रेडियो में ऑथेंटिक चीजें आती थी। अब ये टीवी आने के बाद जो है, जब प्राइवेट चैनल्स तमाम आने लगे, जी तो उस पे जो एक, हम ये तो नहीं कहेंगे कि सारे फेक न्यूज़, लेकिन कहीं कहीं फेक न्यूज़ भी उसमें आते रहे हैं। तो एक जो गरिमा थी रेडियो और दूरदर्शन की,
उसमें थोड़ी सी गिरावट तो आई है निश्चित तौर से। और कुछ बेहतर भी हुआ है, जी। बेहतर भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसको भी मैं मानती हूँ और उसे स्वीकार करती हूँ। मैम, जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, हर व्यक्ति जी। अपना एक प्लेटफॉर्म बनाकर बैठा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखा है, बहुत छोटे से तौर पर हम मतलब लोगों को सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये हमारी मीडिया या फिर जो भी संस्थाएं हैं उनका एक गिरता स्तर के कारण ये चीज हो रही है, या फिर लोगों के पास मतलब सूचनाएं बहुत कम पहुंच रही हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं, अब तो सूचना बहुत तेजी से पहुंच रही है लोगों के पास, जी। और इसका श्रेय सोशल मीडिया को ही जाता है, जी। नो डाउट। लेकिन सूचनाएं, सही सूचनाएं पहुंचे वो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी गलत सूचनाएं भी उतनी ही तेजी से फैल जाती हैं, तो उस पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। सूचना के लिए तो ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक माध्यम है मेरे हिसाब से। तो बहुत जल्द तेजी से वो लोगों तक पहुंच जाती है। पहले था तो रेडियो के माध्यम से, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, रेडियो के माध्यम से सूचनाएं लोगों तक पहुंचती थी, लोग समाचार सुनते थे तो फिर जानते थे। कहीं कोई घटना घट गई तो जब रेडियो से प्रसारित होता था तभी लोग जानते थे, या फिर टीवी आया तो टीवी से प्रसारित होता था तब लोग जानते थे। अब सोशल मीडिया आया है तो ये इतनी तेजी से चीजों को फैला दे रहा है, इतनी तेजी से लोग जान जा रहे हैं किसी भी खबर को या किसी भी घटना को। तो ये है, तो इसमें दोनों है, अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि अच्छी सूचनाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन बुरी चीजें भी या झूठ खबरें भी, कई कई खबरें बहुत बिल्कुल झूठी होती हैं, बेबुनियाद होती हैं, वो बातें भी बहुत तेजी से लोगों में फैल जाती हैं, बहुत तरह की भ्रांतियां फैल जाती हैं। तो इन सब से बचना होगा थोड़ा सा। मैम, आपने हिंदी साहित्य से एमए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन। जी। आप वर्तमान में हिंदी साहित्य की स्थिति को कहाँ पर देखती हैं? हिंदी साहित्य की स्थिति शुरू से बहुत सुदृढ़ रही है और अभी भी है। पहले था तो हम किताबें लेते थे, पढ़ते थे हिंदी साहित्य की किताबें। अब जो हिंदी के, मतलब जिनकी रुचि है हिंदी में, वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से किताबें पढ़ ले रहे हैं। अगर वो किताबें खरीद नहीं पा रहे तभी वो पढ़ ले रहे हैं, लेकर के उससे पढ़ ले रहे हैं। और तमाम लेखक राइटर भी हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा उन लोगों ने किया है। और आज की स्थिति में हिंदी साहित्य की अगर आप बात करें तो वो समृद्ध ही हुआ है और निरंतर समृद्ध होता जाएगा। इसके पाठक या इसमें रुचि आज के बच्चों में थोड़ी सी, मुझे लगता है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी है, काफी हद तक है। मैम, एक आरजे के लिए अपनी आवाज को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या क्या करना होता है, और कैसे वो बेहतर अपनी आवाज को बनाए रखता है? उसके लिए इसको क्या क्या करना होता है, थोड़ा सा बताइए। कुछ करना नहीं होता है, आवाज तो गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान ने दिया होता है। जी। बस उसे आप थोड़ा सा परिष्कृत कर लें। जैसे हम लोग घर में भी बातचीत करते हैं ना, जी। तो बहुत सारे शब्द होते हैं जिसे हम गलत बोलते हैं, जी। उसका उच्चारण सही नहीं करते हैं। तो हमें सबसे, अगर किसी भी को भी इस लाइन में जाना है, ब्रॉडकास्टिंग में जाना है या आरजे बनना है, तो उनको सबसे पहले अपने उच्चारण पे ध्यान देना होगा, काम करना होगा। उच्चारण अपना वो सुधारें, और लगन उस पेशे के प्रति, क्योंकि ये जो विधा है ना, ये विधा जो है ये थोड़ी हटके है, ये कल्चरल कल्चरल में आएगा ये विधा। तो जिसका दिल दिमाग इन सब में थोड़ी सांस्कृतिक चीजें हैं, सांस्कृतिक चीजों के प्रति अगर रुझाव है, तो फिर वो ये चीज एक लाना होगा अपने अंदर। और फ्लो जो होता है बातचीत करने का, फ्लो, या रेडियो पे हम बोल रहे हैं तो उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, उतार चढ़ाव, इस पर विशेष ध्यान देना होगा उन्हें।
बाकी हिंदी अपनी सुधारनी होगी, अगर हिंदी आरजे बन रहे हैं या जिस भी वो भाषा, जो भी भाषा चुनते हैं, उस भाषा पे उनकी कमांड होनी चाहिए। मैम आपने कई और सारे अगर आप कार्य। बढ़िया। जी 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 मैम, हम्म। कंटिन्यू कीजिए। जी, और अगर आप अच्छा बोल रहे हैं और एक प्रवाह के साथ बोल रहे हैं, और आपकी भाषा में या आपकी बातचीत में एक उतार चढ़ाव है, तो आवाज आपकी कैसी भी हो वो अच्छी लगेगी। तो मैम आपने। आवाज को हम नहीं कुछ। जी जी मैम, आपने कई कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो जी। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला मेला के दौरान हो, या फिर और भी कई सारे कार्यक्रम किए हैं। कोई ऐसी याद है इन कार्यक्रमों की जो आपको बहुत सारी प्रभावित कर गई, या जिससे आपके मन में मतलब कुछ प्रश्न खड़ा किए, या कोई ऐसी चीजें प्रस्तुत कर दी आपके सामने कि ये आपको बदलने पर मजबूर होना पड़ा? जी, सजीव कार्यक्रम जैसे लाइव ब्रॉडकास्ट तो बहुत हुए हैं हमारे जीवन काल में। जो जीवन काल क्या कहूँ, जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग का सफर रहा जी उस दौर में। और सन 2004 से लेकर के आज तक अभी जो खिचड़ी मेला बीता है, उसमें भी मैंने कमेंट्री की, जी खिचड़ी मेले की। तो शुरू में होता था कि सामने बिल्कुल हम लोगों का जो मंच बनता था, तो सामने से तमाम श्रद्धालु होते थे। एक तरफ मेला चल रहा है, एक तरफ भीम सरोवर है, ये सारी चीजें हैं। और योगी जी बिल्कुल अपना बीच में रहते थे। तो हम लोग अपनी रनिंग कमेंट्री तो करते थे, जारी रखते थे। बीच में फिर जाके उनसे हम लोग सजीव बातचीत कर लेते थे। और उनकी जो है गोरखनाथ मंदिर, नाथ परंपरा पे उनकी बातें अपने श्रोताओं तक पहुंचाते थे। अभी जब से वो मुख्यमंत्री हुए हैं, वो चीज़ थोड़ा सा कम हो गया। अब उतना समय वो नहीं उस पे दे पाते हैं योगी जी। सजीव उनसे बात नहीं हो पाती है। हम लोग पहले ही उनको बुला करके अपने आकाशवाणी में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसे ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। और ये घटनाएं आपसे बताएं तो बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे मेले में मिल गई कोई लड़की, मिल गई हंसती खिलखिलाती हुई, और हम लोगों ने उससे बात, मैं जैसे उससे सजीव बात हम लोग कर रहे हैं, और इतने में वो कुछ ऐसा बोल गई जो हम रेडियो पे नहीं दे सकते हैं। ओके तो उसको हम लोग फिर अपने माध्यम से, हम लोग मीन्स हम अपने माध्यम से अपनी बातचीत वहां पे फिल करके उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर देते थे। मैम, तो इसके इस तरह अलावा। की तमाम घटनाएं, जी हाँ जी। कुछ ऐसा, बहुत इसके सारी चीजें हैं। इसके हम्म। अलावा आपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए भी लेखन के आप कार्य किए हैं। लेखन के जी जी। दौरान आपने, या आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, अगर कोई लिखना चाहता है तो कैसे अपने लेखन को बेहतर बनाएं, और मतलब अच्छा बनाएं जिससे पाठक उसके साथ जुड़े? कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, लिखने के लिए पहले तो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप पढ़िए, जितना जिस भी लेखन में आप जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप कविताएं लिखना चाहते हैं, तो आप अच्छे अच्छे कवियों को पढ़िए। हमारे अभी हाल ही में निधन हुआ विनोद कुमार शुक्ल, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे, मेरे पसंदीदा कवियों में से वो थे। तो वो अंत समय तक उन्होंने, मतलब अंत में वो जाते जाते उस अवस्था में उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत कुछ लिखा हूं, लेकिन बहुत कुछ लिखना बाकी है। तो ये सीखने का क्रम है। ये जो जीवन है ना, ये बहुत कम पड़ जाता है अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए। तो अगर आप लेखन के कार्य में जाना चाहते हैं, तो आप लिखिए, पढ़िए खूब। पढ़ने के साथ साथ भाषा पर और क्या लिख रहे हैं उसमें लिखिए। फिर उसमें होमवर्क की बहुत ज़रूरत है। आप लिखिए, उसको फिर पढ़िए। फिर कहीं कुछ आपको कमी उसमें नज़र आएगी, फिर से आप लिखिए, फिर पढ़िए। मैं ये करती थी, इसीलिए मैं अपने मतलब सुधी श्रोताओं को, पाठकों को ये बताना चाह रही हूँ। और अखबार में मैंने बहुत कम समय के लिए कार्य किया। उसका रीज़न ये था कि मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे। तो अखबार की दुनिया जो होती है, उसमें समय बहुत देना पड़ता है। लेकिन चूंकि मेरी रुचि थी, मेरे अंदर था वो लेखन का, तो मैंने मुश्किल से 2.5-3 साल हमने एक बड़े अखबार के लिए काम
किया यहाँ पे गोरखपुर में ही। और करीब मेरी 25-26 स्टोरी मेरे नाम से छपी। तो वो था, लेकिन बाद में फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, समय उनको देना भी बहुत जरूरी था, ज्यादा जरूरी था बल्कि। तो इसलिए मैं उस को छोड़ दिया मैंने। लेकिन लिखने पढ़ने का क्रम मैंने नहीं छोड़ा, अभी भी जारी है। रेडियो के लिए भी बहुत सारी चीजें, तमाम स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, फीचर होते हैं, फीचर लिखना होता है, उसे बनाना होता है। कोई भी प्रोग्राम जब करना होता है तो पहले स्क्रिप्टिंग उसकी होती है। तो लिखने से मैं अभी भी जुड़ी हुई हूँ। हाँ, अखबार में मैंने बहुत कम समय दिया था। मैम, आपने कई विद्वान और शख्सियतों का इंटरव्यू किया है, जी तो जी। कोई ऐसे शख्सियत हैं जो आपके मन में अभी भी याद रहते हैं कि हाँ यार, मैंने उनके साथ ये इंटरव्यू किया, तो मुझे ये पल बहुत याद आए कि हाँ अभी भी याद है, जिससे मतलब मुझे अच्छा अनुभव फील हुआ। जैसे मैं भी एक इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इनके साथ इंटरव्यू करने में बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि होता ना कि आप जी जब किसी इंटरव्यू करते हैं तो सामने वाला आपको कैसे फेस कर रहा है, कैसे सवालों का जवाब दे रहा है, तो ये चीजें रहती हैं। बिल्कुल। हम्म। हमने टीवी के लिए भी तमाम इंटरव्यू किए यहाँ, गोरखपुर दूरदर्शन के लिए। जी जैसे यहाँ पे प्रोग्राम होता है क्षेत्रीय भाषा के लिए, यहाँ कार्यक्रम विशेष तौर से डीडी न्यूज़ पे होता है, गोरखपुर का प्रसारण जाता है। तो उसमें भी हमने काफी लोगों के इंटरव्यू लिए। जैसे भोजपुरी का कार्यक्रम था आपन स्वास्थ्य। जी तो उसमें जो जिनको हम गेस्ट बुलाते थे वो तो भोजपुरी में बोल नहीं पाते थे, वो हिंदी में बोलते थे। लेकिन हम लोगों को जब कंपेयर्स होते थे उनको भोजपुरी बोलना जरूरी होता था। जी जी। भोजपुरी बोलना मेरे लिए थोड़ा टफ होता था, ओके। लेकिन मैं बोलती थी। और मैं बोलती थी, बाद में मुझे हंसी आती थी तो कई बार कट्स होते थे, फिर मैं उसे सुधार करके बोलती थी। तो ये सारी चीजें याद है। लेकिन साथ साथ ये भी याद है कि जिनका भी, जो भी गेस्ट हमारे आते थे वो बहुत कोऑपरेटिव होते थे, बहुत कोऑपरेट करते थे। और भोजपुरी में मैं उनसे जो बातें पूछ रही हूँ वो अच्छे से समझ लेते थे, समझ करके फिर अपनी भाषा में वो उसका जवाब देते थे। इसी तरह से रेडियो के लिए मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान हमारे यहाँ ये हैं, क्या कहते हैं, विश्वनाथ तिवारी जी हैं, पद्मश्री जी 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 साहित्य के एक जी स्तंभ हम उन्हें कहेंगे। तो मैं जब मतलब छोटी क्या थी, युवा जगत कार्यक्रम में प्रेजेंट करती थी, उस समय मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। वो एक साहित्यिक पत्रिका अंकुर युवा साथियों के लिए जाता था, तो वो उसे मैं ही प्रेजेंट करती थी। तो उसके लिए मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। बहुत घबराहट थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे पूरा किया। और उन्होंने मतलब मेरा पीठ थपथपाया। इसी तरह से परमानंद श्रीवास्तव जी थे, साहित्य के स्तंभ गोरखपुर के, अब नहीं रहे वो। उनका भी युवा युवा जगत प्रोग्राम के लिए ही लिया था उनका। तो वो भी बहुत, उनका भी आशीर्वाद मिला। रामदेव शुक्ल जी हैं। तो सब लोगों का आशीर्वाद मिला और अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे करते करते बेहतर करते गई और मैम, आप आज एक यहाँ महिला, हूँ। आप एक महिला जी हैं। वर्तमान में देश में महिलाओं की स्थिति को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप उस समय पर आपने मतलब पढ़ाई पूरी की या पढ़ाई की जिस समय पर मतलब बहुत सारे लोगों के गांव घरों में पुरुष तक नहीं या लड़के तक नहीं पढ़ पाते थे, और आप गोरखपुर जी। जैसे छोटे से शहर से आते हैं। बिल्कुल। क्या था कि मैंने पढ़ाई किया, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मैं जॉब करूंगी। और पढ़ने के लिए तो मेरी अम्मा और मेरे पापा, इन लोगों ने ये कभी रोका नहीं कि आप मत पढ़ो और या बाहर नहीं जाओ। हालांकि उस समय था, लड़कियों के बाहर बाहर निकलने पे बहुत पर्दा था। लेकिन स्कूल कॉलेज पूरा किया, यूनिवर्सिटी भी गई। और लेकिन उसके अलावा नहीं इजाजत होती थी कि आप बाहर कहीं घूमने जाओ, या आप छत पर ऐसे ही टहल लें, या सामने रेलिंग पे हम ऐसे यूं ही खड़े हैं। तो इस सब के लिए परमिशन नहीं था। अम्मा बोलती थी कि नहीं बेटा, बाहर ऐसे मत रहो, अंदर भीतर रहो घर के। ये सब माहौल था। अब जो है, अब स्थिति बहुत बदल गई है महिलाओं के लिए। बहुत चीजें बदल गई हैं और अच्छी दिशा में बदली हैं।
अब हमारी अपनी लड़कियां हैं और मैं उनको पूरा हमने उनको स्वतंत्रता दे रखी है कि आप जो करना चाहती हैं करिए, और आप पढ़िए, और मैं उन्हें वो पढ़ती हैं। तो पहले से अब स्थिति तो बेहतर हुई है, लेकिन पहले की स्थिति में भी काफी महिलाओं ने काफी अच्छा किया है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। उस पर्दे में रह करके भी उन्होंने काफी कुछ किया है, देश के लिए, समाज के लिए। जी मैम, तो आज अब तो 21वीं सदी स्थिति में बहुत हम जी रहे बेहतर हैं। हो गई है। जी मैम, जी। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जी। आज भी हमारे देश में एक कलंक है, या कह सकते हैं कैंसर है, एक बीमारी है। जाति और धर्म के आधार पर हमारा समाज लड़ता रहता है। इसको आप कैसे देखते हैं? और इस कलंक से बार बार हमारा समाज ग्रस्त हो जाता है या पीड़ित हो जाता है, या उसको कहते हैं ना कि एक चोट लगती है तो बार बार उसे आप खुरदेंगे तो वो चोट जो है वो ताजा हो जाती है, वो भरती नहीं है। जी। देखिए दीपक जी, ये नहीं कहेंगे कि हमारा पूरा समाज उससे ग्रसित है। जी। कुछ लोग ही इस चीज को करते हैं, और कुछ लोगों की सोच ही उन्हें इस चीज को करने पे मजबूर करती है। तो कुछ लोग से ये समाज या देश नहीं चलता है, और उनको नजरअंदाज करके हमें आगे का देखना चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, और इतनी तो समझ होनी ही चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। और ये वर्ग का और ये जाति वर्ग, इसका भेदभाव, ये तो बहुत पीछे छूट चुका है। अब तो इसके लिए इस समाज में और मेरे ख्याल से इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए, इस बात पर उंगली उठाने के लिए कि आप इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, आप इस वर्ग के हैं, हम इस वर्ग के। बिल्कुल नहीं, अब तो समानता का समय आ गया है। हम सब एक समान हैं, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, हम सब एक हैं। और हमारा भारत जो है, हमारा देश जो है, ये विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। जी। जी तो हमें भी अपने व्यवहार में और अपने आचरण में इसको ला करके, इस चीज को, और इस चीज को महसूस करके दूसरों के साथ ऐसे रह करके उसको चरितार्थ करना है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें भी करना चाहिए। मैम, रेडियो में जी। आकस्मिक उद्घोष यानी जो आरजे है, आपने जो शब्द लिखा है आकस्मिक हिंदी का, उद्घोषक। सॉरी, आत्मिक आकस्मिक उद्घोषक। ओके, आकस्मिक कैजुअल उद्घोषक। अनाउंसर भी आप कह सकते हैं, इसको काट दीजिएगा। जी जी हम्म। जी जी। तो जी। मैम, इसकी भूमिका क्या होती है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। और जो आपने हिंदी में शब्द लिखा है, ये बस यही होता है, या फिर कोई इसको आसान भाषा में अगर कोई बोलना चाहे हिंदी में तो क्या कहेगा? आकस्मिक उद्घोषक शब्द को, हाँ। हाँ, देखिए, आकस्मिक उद्घोषक का काम ये होता है ना कि जैसे जो वहाँ पे परमानेंट अनाउंसर हैं, जी उद्घोषक हैं, जी वो जब नहीं होते हैं, वो कहीं मतलब उनके पास समय नहीं है या कहीं वो व्यस्त हैं, तो आकस्मिक उद्घोषक उस कार्य को करता है। ओके। और आकस्मिक उद्घोषक का कार्य वही होता है जो रेगुलर अनाउंसर का कार्य होता है। जी। हम लाइव ट्रांसमिशन चलता है आकाशवाणी गोरखपुर से, 3 सभा प्रसारित होती है, सुबह की, दोपहर की और शाम की। सुबह वाली सभा जो होती है वो 5:53 से शुरू हो करके और 11 बजे तक चलती है। फिर 11 बजे से 4 बजे तक दोपहर की सभा होती है, और शाम 5 बजे से रात 11:10 तक ये सायंकालीन प्रसारण सभा होती है। तो इस सभा में बिल्कुल लाइव हम करते हैं प्रोग्राम। जैसे लाइव जो भी कार्यक्रम देना है, पूरा उसका मिनट्स होता है, क्यू शीट होती है, वो बनी रहती है। तो जो रेगुलर अनाउंसर कार्य करता है वही कार्य हम भी करते हैं, उन्हीं के समकक्ष हम काम करते हैं। बस वो रेगुलर है, परमानेंट है, हम आकस्मिक तौर पे आए हैं। हमारे भी परमानेंट होने के चांसेस हैं, और काम करते करते हम लोग भी, मतलब जो आकस्मिक उद्घोषक है वो फिर रेगुलर हो जाता है। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं महिलाओं के लिए खासकर, और युवाओं के लिए, तो आप कह सकते हैं। आपके पास 2 मिनट का समय है। जी बिल्कुल। दीपक जी, मेरा, मैं अभी तो 2027 में मैं रिटायर हो जाऊंगी। जी उसके बाद से मेरा यही है कि मैं लिखूंगी, और रेडियो के लिए ही लिखूंगी, और रेडियो के बारे में लिखूंगी,
ताकि जो भी बच्चे इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं या इससे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए वो लाभकारी सिद्ध हो। तो मैं यही कहूंगी कि ये बहुत अच्छी लाइन है। मैं ऐसे ही जुड़ी थी और मुझे ये इतना अच्छा लगने लगा कि मैं फिर पैसा इसमें मैं ध्यान ही नहीं दी कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए और क्यों इतना ही मिल रहा है। इस पे मेरा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि ये मेरा शौक बन गया बाद में। मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने श्रोताओं से बातचीत करना, उनके लिए कार्यक्रम तैयार करना और उन तक पहुंचाना। और वो हमारी अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो सुन के बहुत मतलब मन आह्लादित हो जाता था। तो जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो आए, इसमें अच्छा करियर है। इस रेडियो में आरजे के लिए या कैजुअल अनाउंसर के लिए अच्छा करियर है इसमें। तो वो आगे इसमें आए, थोड़ा सा थोड़ी सी अपनी जो उच्चारण दोष जो होता है तो उसको सुधार लें और अच्छे से प्रिपरेशन करके, और उनका अगर शौक है, लगन है, तो इस क्षेत्र में वो आए और अच्छा लगेगा उन्हें। बहुत अच्छी विधा है रेडियो, और रेडियो अभी जिंदा है ओके मैम, और थैंक यू मैम। हमेशा रहेगा। ओके। रेडियो एक ऐसा माध्यम है ना जो जी। बहुत ही सस्ता और सशक्त माध्यम है। ये जहां दूरदर्शन नहीं पहुंच सकता, टीवी नहीं पहुंच सकता, वहां रेडियो पहुंचता है। बट तो मैम ये, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे लोग हैं जी। जी मैम, बट ये सोशल मीडिया के दौर ने लगभग लगभग रेडियो और टेलीविजन की मेरे हिसाब से हत्या कर दी है। मुझे ऐसा फील होता है अभी। कर दिया है, करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जी। कर नहीं पाएंगे। अभी जिंदा है रेडियो। हो सकता है मैम, मैं तो थैंक यही यू। कहूँगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। धन्यवाद।